आज जो है हम फेफड़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो फेफड़े होते हैं वे हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। फेफड़े ही हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो वायु से जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और हमको जीवित रखते हैं। तो हमारे फेफड़ों में किस तरह से वायु भरती है, किस तरह से वायु जो है फेफड़ों से बाहर जाती है, यह आज के टॉपिक में हम देखते हैं। अगर हम बात करें फेफड़ों की, तो हमारे जो फेफड़े होते हैं वे हमारे शरीर में छाती वाले हिस्से में यानी कि चेस्ट वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ये जो चेस्ट वाला हिस्सा है इसको साइंस में थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। तो अगर फेफड़े की पोजीशन की बात करें तो फेफड़े कहाँ होते हैं, हमारे थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। फेफड़े जो है चारों तरफ पसलियों से घिरे रहते हैं, यानी कि पसली इनकी क्या करती हैं, रक्षा। फेफड़े जो है वो हमारे शरीर में किस में पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं, यानी कि जोड़े में पाए जाने वाली संरचना होती है। तो संख्या की बात करें तो कितने फेफड़े जो है हमें पाए जाते हैं भाई, 2 फेफड़े पाए जाते हैं। दाएं तरफ का फेफड़ा दायां फेफड़ा कहलाता है और बाईं तरफ का फेफड़ा बायां फेफड़ा कहलाता है। यहां पर अगर बात करें दोनों फेफड़ों की तो दोनों फेफड़े समान नहीं होते। दायां फेफड़ा जो होता है वो हल्का सा क्या होता है, बड़ा होता है। दायां जो फेफड़ा होता है वो कैसा होता है भाई, बड़ा होता है। जबकि जो बायां फेफड़ा होता है, बायां फेफड़ा क्या होता है, छोटा होता है। तो ऐसा क्या कारण है कि भाई दायां बड़ा होता है और बायां छोटा होता है। तो जो बायां फेफड़ा जो होता है, बाएं फेफड़े में एक खांच पाई जाती है। यहां पर अगर आप ध्यान दो तो बाएं फेफड़े में एक इस तरह की जो है खांच होती है। ये जो खांच होती है, इस खांच को हम कार्डियक नॉच कहकर पुकारते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे कि हमारे शरीर में हमारा हृदय कहाँ रहता है, कार्डियक जो है वो साइंस में हृदय को कहा जाता है। तो हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है वो दोनों फेफड़ों के बीच में रहता है। अगर उसकी वास्तविक पोजीशन की बात करें तो बाएं फेफड़े से जो है हृदय लगा रहता है, यानी कि इस वाले हिस्से में क्या पाया जाता है, हमारा हार्ट पाया जाता है। तो हृदय के रहने की जगह होने के कारण, जिसे हम कार्डियक नॉच कहते हैं, बायां फेफड़ा हल्का सा क्या होता है, छोटा होता है। इन फेफड़ों को फिशर की सहायता से जो है लॉब में बांट दिया जाता है। दाएं जो फेफड़ा होता है इसमें 2 फिशर पाए जाते हैं। ऊपर वाला जो है वो हॉरिजेंटल फिशर कहलाता है और नीचे वाला जो है वो क्या कहलाता है, ऑब्लिक फिशर कहलाता है। जबकि बात करें बाएं फेफड़े की तो बाएं फेफड़े में केवल एक ही फिशर होता है जिसे ऑब्लिक फिशर कहते हैं। इन्हीं फिशर की सहायता से जो है लॉब को अलग अलग किया जाता है। तो दाएं फेफड़े में 3 लॉब होते हैं। जो ऊपर यानी कि अपर वाला है उसे सुपीरियर लॉब कहते हैं, जो मध्य वाला है उसको मिडिल लॉब कहते हैं और जो नीचे वाला होता है उसे इंफीरियर लॉब कहते हैं। जबकि बाएं फेफड़े में केवल 2 ही लॉब होते हैं, ऊपर वाला सुपीरियर कहलाता है और नीचे वाला इंफीरियर कहलाता है। तो यहाँ पे याद रखना, पूछा जाता है कि जो हॉरिजेंटल फिशर है ये कौन से 2 लॉब को अलग करता है, तो सुपीरियर लॉब और मिडिल लॉब को। ठीक इसी तरह से जो है ऑब्लिक फिशर जो है वो किसे अलग करता है, मिडिल और इंफीरियर को। जबकि यही ऑब्लिक फिशर बाएं फेफड़े में सुपीरियर और किस लॉब को अलग कर रहा था, इंफीरियर लॉब को अलग करता है। तो इस तरह से हमारा दायां फेफड़ा हल्का सा बड़ा होता है और बायां फेफड़ा हल्का सा छोटा होता है। बात करें फेफड़ों के रंग की तो फेफड़ों का रंग हल्का सा क्या होता है, गुलाबी होता है। फेफड़े में सिकुड़ने और फैलने की क्षमता है। हम जानते हैं भाई फेफड़े ही तो हमारे शरीर का वो अंग है जिसके कारण वायु को हम खींच पा रहे हैं और बाहर कर पा रहे हैं। तो फेफड़े सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। तो यही कारण है कि फेफड़ों को किसके समान रचना माना जाता है, स्पंज के समान रचना माना जाता है। अब जब हमारे फेफड़े सिकुड़ते और फैलते हैं तो ऐसी परिस्थिति में फेफड़े किसी दूसरे अंग से न टकरा जाए, यानी कि घर्षण का डर रहता है। क्योंकि भाई फेफड़े जो है वो मांसपेशी से बने हैं और फेफड़ों के चारों तरफ क्या है, पसलियां होती हैं, बीच में हृदय होता है। तो जब फेफड़े सिकुड़ते और फैलते हैं तो कहीं दूसरे अंग से टकराकर इनको नुकसान ना हो जाए, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के चारों तरफ इस तरह से एक झिल्ली, एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है। ये जो आवरण है जो फेफड़ों को कवर करता है, ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली को जो है प्लूरा झिल्ली कहते हैं। याद रखना आप, कौन सी झिल्ली कहते हैं, प्लूरा, या इसी को हम प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसी मेम्ब्रेन के अंदर जो है यहाँ पर लिक्विड पदार्थ भरा रहता है। फेफड़े और जो झिल्ली है इसके अंदर लिक्विड पदार्थ होता है। ये जो झिल्ली है ना, ये डबल लेयर्स में होती है इस तरह से। तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, तरल भरा रहता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। यही वो फ्लूइड है जो फेफड़े जब सिकुड़ते और फैलते हैं तो उसको अन्य अंगों के घर्षण से उसकी क्या करता है, रक्षा करता है। तो इस तरह से फेफड़े अच्छे से जो है आसानी से सिकुड़ और फैल सकते हैं। फेफड़ों का मुख्य काम तो यही है कि भाई वायु को अंदर लेना और वायु को बाहर खींचना। जब हम अंदर लेते हैं तो हम समझते हैं कि भाई फेफड़े जो हैं वो ऑक्सीजन को रख लेते हैं और जब वायु को बाहर करते हैं तो ज्यादा मात्रा में क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो फेफड़े जो
इतना अच्छे तरीके से श्वसन यानी कि सांस को खींच पा रहे हैं, उसमें इसकी एक मांसपेशी मदद करती है, जिस मांसपेशी को हम डायफ्राम कहते हैं। ये जो डायफ्राम मांसपेशी होती है बिल्कुल फेफड़ों के नीचे पाई जाती है, यानी कि अगर आप यहाँ ध्यान दो तो ये जो डायफ्राम मांसपेशी है, इसी मांसपेशी पर हमारे क्या रखे रहते हैं, फेफड़े रखे रहते हैं, यानी कि फेफड़े जिस मांसपेशी पर रखे हैं उसे डायफ्राम कहते हैं। अगर इसकी शरीर में पोजीशन की बात करें तो छाती वाला हिस्सा जिसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं और पेट वाला हिस्सा जिसको हम उदर कैविटी कहते हैं, इन दोनों को अलग करने वाली मांसपेशी, यहां अगर आप ध्यान से कभी शरीर में देखोगे तो इस तरह का आपको एक कट लगा दिखाई देगा। ये जो कट है जिसके ऊपर जो है आपकी छाती है, पसली है, वो कट ही आपका क्या होता है, डायफ्राम मांसपेशी होती है। ये जो डायफ्राम मांसपेशी है संयोजी ऊतक से बनी होती है, इसी कारण ये सिकुड़ती भी है, फैलती भी है। डायफ्राम मांसपेशी की शेप की अगर बात करें तो इस देखने में ये लगभग किसके जैसी लगती है, एक गुंबद के जैसी लगती है। तो इसलिए याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर की कौन सी मांसपेशी डोम शेप में पाई जाती है, तो डायफ्राम मांसपेशी जो है डोम यानी कि गुंबद शेप में पाई जाती है। यह मांसपेशी किस तरह से जो है फेफड़ों में हवा भरने में मदद करती है, हम वो देखते हैं। तो अब हम बात करें इसकी कार्यविधि की, तो ये जो डायफ्राम मांसपेशी है ये भी सिकुड़ती है, फैलती है। तो जब ये डायफ्राम मांसपेशी नीचे जाती है तो इसे हम बोलते हैं भाई डायफ्राम का सिकुड़ना। जब डायफ्राम सिकुड़ेगी तो भाई डायफ्राम पर ही कौन रखे रहते हैं, फेफड़े। जब डायफ्राम नीचे जाएगी तो फेफड़ों को भी नीचे जाने की जगह मिलेगी, मतलब फेफड़ों का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जब डायफ्राम सिकुड़ती है तो डायफ्राम के सिकुड़ने से जो है फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसका आकार हल्का सा बढ़ जाता है। और आकार बड़ा होने के कारण इसके अंदर, फेफड़ों के अंदर कैसा क्षेत्र बन जाता है, लो प्रेशर का, यानी कि वायु दाब क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। जबकि वहीं हम बात करें जब ये डायफ्राम मांसपेशी वापस ऊपर जाती है, इसे हम बोलते हैं डायफ्राम का फैलना। तो जब डायफ्राम जो है फैलता है तो इससे फेफड़ों पर क्या असर होता है भाई, तो जब डायफ्राम फैलता है तो फेफड़े का आकार दोबारा से क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि जैसे ये वापस जाएगी तो फेफड़े पर दबाव डालेगी और फेफड़े का आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब फेफड़े का जो है आकार कम हो जाएगा तो फेफड़े का आकार कम होने के कारण उसके अंदर का जो वायु दाब है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि फेफड़ों के अंदर कैसा क्षेत्र बन जाएगा, हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। वायु जो होती है, अगर हम बात करें वायु की, तो वायु के चलने की एक निश्चित दिशा होती है। वायु की दिशा इस आधार पर निश्चित होती है कि भाई किधर हाई प्रेशर है, किधर लो प्रेशर, यानी कि वायु हमेशा ही हाई प्रेशर से किसकी ओर चलेगी, लो प्रेशर क्षेत्र की ओर। उच्च दाब से हमेशा ही निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर वायु चलती है। तो जब डायफ्राम मांसपेशी सिकुड़ी तो उस परिस्थिति में फेफड़ों का आकार बढ़ा, फेफड़ों के अंदर जो है कैसा क्षेत्र बन गया, लो प्रेशर। यानी कि इस परिस्थिति में बाहर हाई प्रेशर होता है और फेफड़ों में लो प्रेशर होता है। यही कारण है कि वायु कहां आती है, अंदर। तो आप याद रखना कि वायु जब अंदर आती है तो डायफ्राम मांसपेशी में क्या परिवर्तन होता है, तो वायु जब अंदर आएगी, जब हम सांस अंदर खींचेंगे तो डायफ्राम मांसपेशी क्या होगी, सिकुड़ती है। जबकि बात करें जब हम वायु को बाहर छोड़ते हैं तो उस परिस्थिति में डायफ्राम क्या होती है, फैलती है, क्योंकि डायफ्राम के फैलने से फेफड़ों का आकार कम होगा और फेफड़ों में कैसा जोन बन जाएगा, हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। इसलिए वायु जो है फेफड़ों से कहां होती है, बाहर होती है। यानी कि इस परिस्थिति में जो है वायु है वो शरीर से कहां चली जाती है, बाहर चली जाती है। तो इस तरह से ये जो डायफ्राम मांसपेशी है ये फेफड़ों को वायु खींचने में और वायु बाहर करने में क्या करती है, मदद करती है। इसलिए डायफ्राम मांसपेशी को भी हम हमारे श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण क्या मानते हैं, भाग मानते हैं। लेकिन जब आपसे अंगों की बात की जाए कि सबसे प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, फेफड़ा यानी कि लंग्स ही होगा। लंग्स जो है, अगर इसकी हम बात करें तो लंग्स के वो जो है साइंस में जो है एक नाम दिया जाता है, वो नाम आप याद रखना, इसको जो है हम पल्मोनरी कहकर पुकारते हैं। तो कहीं भी अगर आपको पल्मोनरी शब्द मिल जाए तो आप समझ जाना भाई बात किसकी हो रही है, फेफड़े की हो रही है। आप यहां से ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरह से जो है डायफ्राम मांसपेशी फेफड़ों को जो है सिकुड़ने और फैलने में सहायता करती है। ये डायफ्राम मांसपेशी जब नीचे जाती है तो फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है, जब ये ऊपर जाती है तो फेफड़े का आकार घट जाता है। इस तरह से वायु हमारे शरीर में अंदर और बाहर जाती है और फेफड़े अपना अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें कि ये जो डायफ्राम मांसपेशी है गर्भवती महिलाओं में श्वसन में सहायता नहीं करती, क्यों, क्योंकि भाई हमने कहा कि ये जो डायफ्राम मांसपेशी है ये हमारे पेट में कहां पाई जाती है, बिल्कुल पेट और छाती वाले हिस्से में पाई जाती है। तो ये जो पेट होता है यहीं पर महिलाओं में जो है एक थैली पाई जाती है जिसे यूट्रस यानी कि गर्भाशय थैली कहा जाता है। जब गर्भ में बच्चा होता है
ये ध्यान रखना कि बच्चा जो है वो पेट में नहीं होता, स्टोमा में नहीं होता, बच्चा कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। तो यूट्रस में जब बच्चा होता है तो भाई बच्चे के कारण जो है उस थैली का आकार बढ़ जाता है और बाहर उभर आता है। तो आकार बढ़ने के कारण जो है गर्भाशय थैली जो है ऊपर किससे टच हो जाती है, डायफ्राम मांसपेशी से। तो इस मांसपेशी को नीचे जाने और ऊपर जाने की क्या नहीं मिल पाती, जगह नहीं मिल पाती। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाओं में ये जो मांसपेशी है ये क्या नहीं कर पाती, ठीक तरीके से श्वसन में मदद नहीं कर पाती। तो भाई फिर क्या होगा, तो ऐसी परिस्थिति में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें जो श्वसन क्रिया में मदद करता है वो कौन करता है, हमारी पसलियां करती हैं। ये जो रिब्स हैं, ये जो पसलियां हैं, ये फेफड़ों को सुरक्षा देने का काम करती है। यहां पर पसली है, पसली के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, हमारे फेफड़े पाए जाते हैं। तो पसली हमारे शरीर की एक ऐसी हड्डी है जिसमें मूवमेंट पाया जाता है, हल्का सा सिकुड़ती है, फैलती है। मतलब पसली भी जो है श्वसन क्रिया में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो इस तरह से फेफड़ों को जो है काम करने में डायफ्राम मांसपेशी भी मदद करती है और साथ साथ में रिब्स भी मदद करती है और हमारे फेफड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर पाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो है एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए।